Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of lesson number 5, that is the brief answers. Okay, temperature. Okay, lesson number 5, temperature. So in the last lecture we have completed the question number A, question number B. Okay, and in last lecture extra questions. Okay, answer in one line questions have been discussed. Today we are going to discuss the question number C, answer the following. Okay. So let us see what is the question. Explain with a diagram the effect of the spherical shape of the earth on the temperature at different latitude. ठीक है, हमने thermal zones पढ़े थे. Okay, at that time only I have told you the shape of earth. स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, shape of the earth कैसा है, spherical. ठीक है, और ये इसकी जो अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है. ठीक है, कैसी है, शेप जो है स्फेरिकल है. ठीक है, एक्सिस कैसी है, ये टिल्टेड है. ये शेप की वजह से जो है जो सनराइज है, ठीक है, वो इक्वेटर के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन. तो दिस इज द सन और ये वो इक्वेटर. यहाँ पे जो है वो रेस कैसे होती है, स्ट्रेट, और बाकी जगह पे कैसे जाती है, यहाँ पे पोलर रीजन पे इट इज स्लैंटिंग. सनराइज कैसे जाती है, स्लैंटिंग जाती है. इसीलिए ये रीजन जो रहते हैं वो बहुत गर्म रहते हैं, और ये रहते हैं जहाँ पे स्लैंटिंग रेस पहुंचती है सनराइज की, वो जो है वो कूल रहते हैं. ठीक है, सो यही आपको डिस्कस करना है कि ये जो है यानी स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ है. ठीक है, इसका इफेक्ट जो है वो जो है डिफरेंट जो टेम्परेचर यानी हमको वेरिएशन मिलता है टेम्परेचर. ठीक है, डिफरेंट लैटिट्यूड पे उसका रिलेशनशिप बताता है और उसका इफेक्ट बताता है. ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ऑन द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड. और एक देखो, मैंने आपको पहले बताती थी कि लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, तो इक्वेटर है ये. व्हाट इज इक्वेटर, दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन सी है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और ये पोल. ठीक है, ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और ये पोल. सो दीस आर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. दीस आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो बोला है कि एट डिफरेंट लैटिट्यूड ये जो है टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएशन होगा. तो ये जो शेप है अपने अर्थ का, ये स्फेरिकल होने की वजह से हर एक लैटिट्यूड के ऊपर जो है टेम्परेचर डिफरेंट दिखेगा. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, अभी देखो ये शेप देखो कहाँ क्या है, मैंने अभी बताया स्फेरिकल यानी वो इक्वेटर के ऊपर क्या है, वाइड है, और पोल की जैसे आप जाएंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाता है. इसी की वजह से मैंने जस्ट नाउ टोल्ड यू कि इक्वेटर पे जो है सनराइज जो है वो स्ट्रेट गिरते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे जो है, और पोलर रीजन में तो या सॉरी इस रीजन में जो है वो स्लैंटिंग है. लेकिन अगर वी विल टॉक अबाउट द पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो यहाँ पे ना के बराबर जो है यानी बहुत ही कम अमाउंट में जो है सनराइज पहुंचती है. ठीक है, इसलिए ये रीजन जो है बहुत कोल्ड है. सो लेट अस डिस्कस कि कैसे कैसे जोन फॉर्म होते हैं. ये जो है ये है थर्मल जोन, हम बोलेंगे इसको टेम्परेचर जोन. ये थर्मल जोन जो है ये क्यों फॉर्म होते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द. हमको ये डिफरेंसेस उसी के वजह से देखने के लिए मिलता है. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दैट टोरिड जोन. टोरिड जोन किसे बोलते हैं, देखो इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस बीच में का जो एरिया है उसे बोलेंगे हम टोरिड जोन. यहाँ पे सनराइज मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं, स्प्रेड गिरते हैं, इसलिए इस रीजन ये जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर जो होता है बहुत हॉट होते हैं यहाँ का टेम्परेचर, इसीलिए और इस रीजन को बोलते हैं टोरिड जोन. ठीक है,
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं? देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आर्कटिक सर्कल। ये है आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में का जो एरिया है उसे बोलेंगे हम टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सनराइज तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लैंटिंग नहीं है। जितने पोलर रीजन के ऊपर गिर रहे हैं उतने स्लैंटिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन स्लैंटिंग है, यानी जो है वो स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना टोरिड जोन में है, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया जो है टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। So this region is called as the temperate zone. The region between the Tropic of Cancer and Arctic Circle is called as the temperate zone. The temperature in this zone is not as much as hot, okay, like the torrid zone, and not cold like the frigid zone. Now we will talk about the third zone, that is the frigid zone. तो फ्रिजिड जोन में क्या होता है? देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एकदम स्लैंटिंग रेज होते हैं, यानी सन से जो रेज आती है वो बहुत ही कम यहाँ पे आती है, इसलिए ये रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। तो ये देखो, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है? द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, ठीक है। सिमिलरली द रीजन बिटवीन द, ये देखो, ये है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, इसके बीच में का जो एरिया उसे ये भी फ्रिजिड जोन ही है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में का जो रीजन है वो भी क्या है? फ्रिजिड जोन ही है। सिर्फ ये नॉर्थ साइड में है इसलिए इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और ये साउथ में है इसलिए इसको साउथ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। सिमिलरली ये टेम्परेट जोन नॉर्थ में इसलिए इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, ये साउथ में इसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है, बाकी डिफरेंस कोई नहीं, ठीक है। सो द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज द फ्रिजिड जोन, एज वेल एज the region between the Antarctic Circle and South Pole is also called as the frigid zone, and these are the conditions are extremely cold, बहुत ठंडी जो होते हैं यहाँ पे होती है कंडीशंस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत कोल्ड कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। तो यही क्वेश्चन था कि हमको सिर्फ रिलेशन जो है जो स्फेरिकल शेप जो है अर्थ का, उसका इफेक्ट जो है किसके ऊपर दिखाना था? टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड, ठीक है, कितना वेरिएशन होगा टेम्परेचर, ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है, कि क्या वेरिएशन होता है। सो एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया है कंसेप्ट। सो ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, द रिजल्टेंट कर्वेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, sunrise occupies a larger or less area on the earth surface। ये देखो, मैंने पहले आपको ये समझा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सनराइज कहीं पे जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे जो स्ट्रेट सनराइज होती है, तो कहीं पे स्लैंटिंग है, ठीक है। सो दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, और इसी के वजह से जो है किसी रीजन में बहुत ज्यादा जो है सनराइज गिरती है और किसी रीजन में बहुत कम गिरती है, ठीक है। Now between 0 degree and 23 degree and 30 minute north and south, sunrays are perpendicular। ये आपको दिख रहा है, ये देखो 23 degree and 30 minute north, और यहाँ पे 23 degree and 30 minute north। यहाँ पे देखो sunrays कैसे है? परपेंडिकुलर है एकदम, ठीक है। So these regions receives the brighter sunlight and greater heat, okay, and therefore this area is known as the torrid zone। इसे क्या बोलते हैं? torrid zone। Now we will talk about the next one, that is the temperate zone. So between 23 degree and 30 minute and 66 degree and 30 minute north and south, दोनों जगह पे देखो, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है, इस दोनों रीजन में, ठीक है, क्या होता है कि सनराइज जो है वो स्लैंटिंग है। Just because of this reason, these areas receives the less bright sunlight and also receives the less heat, and this zone is known as the temperate zone। Okay, now third one, between 66 degree, as you can see 66 degree and 90 degree, उसके बीच में towards the north side and towards the south side also, between 66 degree
and 30 minutes and 90 degree south pole. Okay, क्या होता है कि एक्सट्रीम जो है ये देखो सनराइज जो है वो एकदम ही स्लैंटेड है, वेरी स्लैंटिंग. ठीक है, सो extremely slanting है. Because of this reason this receives extremely less bright sunlight and extremely less heat. बहुत कम क्वांटिटी में हीट जो है इस रीजन को मिलती है. And these regions are known as frigid zones. And these regions are called as the frigid zones. Understood? समझ में आया? So this is the answer of this question. Now what is the next question? What is the relation between the latitude extent and temperature of the region? Just now we have discussed. Same लिखा आंसर तो भी चलेगा. The answer is same. Okay, same answer लिखना है. Same question, same answer. आपने ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखा तो बिल्कुल बराबर है क्योंकि सेम ही आंसर है दोनों का. ठीक है. Now next question. What meaning same है ना, तो आंसर सेम ही होगा. What next question? What makes the isotherm run zigzag over the continental areas? ये हमने जो है लेसन में ही पढ़ा था. मैंने आपको लेसन में ही उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. लेकिन अगेन वी विल एक्सप्लेन. चलो पूछा तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? What makes the isotherm run zigzag over the continental areas? So let us discuss. Temperatures of the continental areas vary as per their height from the sea level. आपको पता है कि जैसे सी लेवल के जैसे जैसे हम सी लेवल के रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे लैंडफॉर्म्स वो की हाइट मेजर करने के लिए. ठीक है. तो जैसे जैसे हम क्या होते हैं सी लेवल के अबव जाएंगे तो टेम्परेचर में आपको वेरिएशंस मिलेगा ही. ठीक है. सो टेम्परेचर ऑफ कॉन्टिनेंटल एरियाज वेरी एज पर देयर हाइट फ्रॉम द सी लेवल. एज वन मूव्स हायर अप from the surface of continental areas the temperature of the air decreases. ठीक है. जैसे जैसे क्या होता है हम जो है कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है, यहाँ के सरफेस से जो है ऊपर 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 जाते हैं, लैंड से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस. ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा. एंड due to differences in the height of continental area the distance between isotherm varies. और obviously हर एक लैंड का जो हाइट होंगी वो सेम नहीं होंगी. जैसे प्लेन है तो उसकी हाइट अलग होगी, प्लेट्यूज की हाइट अलग होगी, हिली रीजन की हाइट अलग होगी. सो एज one move higher up from the surface of continental area the temperature of the air decreases, and due to the difference in the height of the continental area the distance between the isotherm also varies. Okay. And vegetation cover, urbanization, industrialization also leads to diversity in the distribution of temperature. ये भी एक reasons है जिसके वजह से है हमको क्या मिलेंगी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलेंगी, वैरायटी मिलेंगी, diversities मिलेंगी. And thus these factors also make the isotherm run zigzag over continental area. तो सिर्फ ये टेम्परेचर ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रीजन, but the vegetation cover, urbanization, industrialization also leads to the diversity in the distribution of temperature. So in this way we have discussed the question number C. Answer the following question and we have completed the question answers of this chapter. Okay. So next ऐसे क्वेश्चन जो है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आई हैव जस्ट रिटन डाउन इट, ओके, ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे दैट आई हैव रिटन डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड ओनली. ओके. So question answers we all the question answers we have completed. Okay. Only the two questions that extra questions are there that we will discuss. ये इसलिए कि आपको ये जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होना चाहिए, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ओके. सो अभी हमने ये पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा कि ये जो ये आइसोथर्म है वो जिगजैग है, ठीक है. तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वन. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन आइसोथर्म वेरीज.
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो आइसोटर्म का डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा क्यों होता है, तो इसके लिए रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। कि हमने ये रीजन जो है एक्चुअली पढ़ा भी है जब मैंने आपको समझा दे। इन ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, है कि नहीं, ये देखो एज यू कैन सी हियर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे तो लैंड कैसी है, ग्रेटर अमाउंट में है एज कंपेयर टू द वाटर, ओके। सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि लैटिट्यूड एज वेल एज द लैंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लैटिट्यूड एज वेल एज जो लैंड है, ये दोनों का जो है, दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड देयरफॉर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोथर्म वेरीज। यहाँ पे लैंड ज्यादा होने के कारण ये जो लैंड है, ठीक है, और लैटिट्यूड दोनों भी जो है वो क्या करते हैं, दैट ब्रिंग्स द इन्फ्लुएंस और दैट influence the temperature in the northern hemisphere, and therefore in the northern hemisphere the distance between the isotherm varies. ये इसके related questions था. I thought that we have to discuss that one, that's why we have discussed this, okay. Now one more question is there which is very very important, okay, in point of GK also. What is that question? The temperature of earth is increasing. हमने global warming के बारे में पढ़ा था. Then we have just cleared the concept of the global warming. We have discussed in the lecture itself. Okay. So temperature of the earth increase क्यों हो रहा है, उसका reason मैंने आपको बताया था, एक बार और discuss कर लेते हैं. Okay. Some gases in the atmosphere like carbon dioxide, water vapor can hold. जैसे मीथेन होगी और एक गैस, ठीक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है. तो ये जो गैसेस है ये क्या करती है, एज वेल एज दी वाटर वेपर, ये क्या करती है, हीट को होल्ड करती है खुद में, हीट को एब्सॉर्ब करती है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इसको एब्सॉर्ब करके रखती है. ऐसे नहीं कि अभी किया और छोड़ दिया, ठीक है. बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए खुद में क्या करती है, वो एब्सॉर्ब करके रखती है, होल्ड करके रख सकती है ये गैसेस. किसको, हीट को, ठीक है. These gases are called as the greenhouse gases, और उसको नाम दिया गया है ग्रीन हाउस गैसेस. कौन सी गैसेस है वो, ग्रीन हाउस गैसेस. ओके. सो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये रीजंस की वजह से क्या हो रहा है, दिन ब दिन जो है प्लांट्स कम होती जा रही है, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होते जा रहा है. तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो गैसेस है दिन ब दिन जो है अर्थ के ऊपर बढ़ रही है. अब देखो डिफॉरेस्टेशन, प्लांट का क्या है, प्लांट जो है एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक देयर ओन फूड, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और उसी से वो अपना क्या करते हैं, जो है खाना बनाता, ठीक है, प्लांट्स. अभी अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज करने वाले जो है, हम जो बोलेंगे मैकेनिज्म, वही अपने पास नहीं है. एट द सेम टाइम आपको हम जो ये जो है प्लांट जो है, ट्रीज जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. तो अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पोल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा. और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन तो पता है कि वो क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है. तो जितने ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरमेंट में बढ़ेंगी, उतनी ही एनवायरमेंट की जो गर्मी है वो बढ़ती जाएंगी. हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा. समझ में आया? So that is the reason the temperature of the earth is increasing day by day. So in this way we have completed the lesson number 5. We have completed all the question answers of lesson number 5. Again we will meet with the next chapter. Till then, goodbye. Have a nice day you all.